रीट भर्ती परीक्षा 2020 की तैयारी करने वाले सभी साथियों का हमारे पथ सफलता यूट्यूब चैनल पर मैं शिंबू दयाल सैनी हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की दिनांक 28 जून को शिक्षा मनोविज्ञान का ये 11वां टेस्ट वीडियो मैं लेकर आया हूं। इसके अलावा हिंदी व्याकरण, हिंदी की शिक्षण विधियां, सामाजिक विज्ञान के कुल मिला के लगभग 40 टेस्ट वीडियो हमारे पथ सफलता यूट्यूब चैनल पर अब तक अपलोड किए गए हैं, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शिक्षा में नवविज्ञान का आज का टॉपिक है व्यक्तित्व, अर्थ, प्रकार एवं मापन। इससे संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। देखिए, व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है। व्यक्तित्व की यह परिभाषा किस विद्वान की है? बहुत ही आसान लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न। व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है, ये परिभाषा ऑप्शन सुनिए, वुडवर्थ, गिलफोर्ड, रोस या ऑलपोर्ट। सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, गिलफोर्ड की ये परिभाषा है। व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है। तो व्यक्तित्व को गुणों का समन्वित रूप गिलफोर्ड ने बताया है। अच्छा प्रश्न है। दूसरे प्रश्न की तरफ देखते हैं। व्यक्तित्व शब्द अंग्रेजी भाषा के पर्सनालिटी शब्द का हिंदी अनुवाद है, जो लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना है। ये बात हम जानते हैं। प्रश्न है, पर्सोना शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन है खेल, मैदान, चेहरा या मुखौटा। लैटिन भाषा का जो शब्द है पर्सोना, उसका शाब्दिक अर्थ है खेल, मैदान, चेहरा या मुखौटा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, मुखौटा। लैटिन भाषा में पर्सोना शब्द का अर्थ होता है मुखौटा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। मनोवैज्ञानिक फ्राइड ने बताया कि लड़के अर्थात बॉयज़ अपनी माँ से अधिक प्रेम करते हैं, और उसने कारण बताया ग्रंथि को। तो ऐसा किस ग्रंथि के कारण होता है? इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण, एड्रीनलिन ग्रंथि के कारण, ओडिपस ग्रंथि के कारण या थायराइड ग्रंथि के कारण? किस कारण से लड़के अपनी माँ से अधिक प्रेम करते हैं? तो उन्होंने बताया इसका रीज़न, इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, ओडिपस ग्रंथि के कारण लड़के अपनी माँ से अधिक प्रेम करते हैं, जबकि लड़कियाँ अपने पिता से अधिक प्रेम करती हैं। उसका रीज़न है इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण। तो बात समझ में आई। लड़के ओडिपस ग्रंथि के कारण माँ से प्रेम करते हैं, और लड़कियाँ इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण अपने पिता से अधिक प्रेम करती हैं। ये 3-4 महत्वपूर्ण प्रश्न इस टॉपिक में बन रहे हैं, आप सबको ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। वाक्य पूर्ति परीक्षण नामक प्रणाली का निर्माण किसने किया? वाक्य पूर्ति परीक्षण। ऑप्शन है बेलक, हरमन रोरशा, पाइन एंड टेंडलर या मॉर्गन एंड मुरे। वाक्य पूर्ति परीक्षण व्यक्तित्व निर्माण की ये प्रक्षेपी विधियों में से एक है। इसका निर्माण किसने किया? तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन 3, पाइन एंड टेंडलर ने 1930 में इस प्रणाली का निर्माण किया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। व्यक्तित्व जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, यह परिभाषा किसकी है?
व्यक्तित्व जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, ये परिभाषा किसकी है? वैलेंटाइन की, बोरिंग की, वुडवर्थ की या वोरेन की? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। व्यक्तित्व की दूसरी परिभाषा आपके सामने, निश्चित रूप से एक परीक्षा में एक परिभाषा निश्चित रूप से आती है। तो अर्जित प्रवृत्तियों का योग बताया है। प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, वैलेंटाइन ने बताया है। तो व्यक्तित्व जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, ये बात वैलेंटाइन ने बताई। आगे चलें प्रश्न नंबर 6 की ओर, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से सुने समझें। प्रश्न नंबर 6 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। शेल्डन, पहला कथन है, शेल्डन ने शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व का 3 भागों में वर्गीकरण किया है। बात समझे। दूसरा कथन है, जुंग द्वारा व्यक्तित्व का 3 भागों में वर्गीकरण वर्तमान समय में सर्वोत्तम माना जाता है। ये 2 कथन आपके सामने आ गए, शेल्डन और जुंग से संबंधित। अब प्रश्न सुनिए कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। 2 कथन आ गए आपके सामने, आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। केवल पहला कथन सत्य है, केवल दूसरा कथन सत्य है, दोनों कथन सत्य हैं या दोनों कथन ही असत्य हैं। प्रश्न नंबर 6 का ये उत्तर आपके सामने बताने का प्रयास करें। शेल्डन और जुंग से संबंधित 2 कथन आपके सामने हैं, आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। पहला, दूसरा, दोनों या दोनों कथन ही असत्य हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, दोनों कथन ही सत्य हैं। अर्थात शेल्डन ने शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व का 3 भागों में वर्गीकरण किया है और जुंग ने भी 3 भागों में वर्गीकरण किया है, जो वर्तमान समय में सर्वोत्तम माना जाता है। दोनों कथन सही हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, जिसको अंग्रेजी में TAT कहते हैं, नामक प्रक्षेपी विधि के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ये भी व्यक्तित्व मापन की विधि है, प्रक्षेपी विधियों में से एक प्रासंगिक अंतर विधि। सुनिए कौन कथन इसके बारे में। पहला कथन है, इसका निर्माण मॉर्गन एंड मुरे ने 1935 में किया। इसमें दूसरा कथन है, इसमें 31 चित्रों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें 10 चित्र पुरुषों के लिए, 10 चित्र स्त्रियों के लिए और 10 बच्चों के लिए होता है और एक खाली भी होता है। तीसरा कथन है, इस परीक्षण में व्यक्ति को चित्र दिखाकर कहानी लिखने के लिए कहा जाता है। और चौथा कथन है, यह परीक्षण 14 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए विशेष उपयोगी होता है। तो ये 4 कथन आपके सामने हैं, आपको बताना है इनमें से असत्य कथन कौन सा है। विचार करें। तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा, इनमें जो असत्य कथन है वो है 2 नंबर का कथन इसमें असत्य है। किस प्रकार है? पहला कथन बिल्कुल सही है, मॉर्गन एंड मुरे ने 1935 में इस विधि का, TAT नामक प्रक्षेपी विधि का निर्माण किया। तीसरा कथन भी सही है कि परीक्षण में व्यक्ति को चित्र दिखाकर कहानी लिखने के लिए कहा जाता है। और चौथा कथन भी सत्य है कि इसमें 14 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए ये विशेष उपयोगी है। तो दूसरा कथन असत्य क्यों है? क्योंकि इसमें 31 चित्रों का प्रयोग किया जाता है, ये बात सही है। कहीं कहीं 30 चित्र भी मिलते हैं किताबों में, कहीं 31 मिलते हैं। उसमें 10 चित्र पुरुषों के लिए होते हैं, 10 स्त्रियों के लिए होते हैं और 10 बच्चों के लिए नहीं होते। साथियों, ये 10 बच्चों के लिए नहीं बल्कि 10 स्त्री और पुरुषों दोनों के लिए होते हैं, इसलिए ये कथन गलत है। यदि इसमें ऐसे होता कि 10 चित्र पुरुषों के लिए, 10 चित्र स्त्रियों के लिए और शेष 10 चित्र स्त्री पुरुष दोनों के लिए, तब ये कथन सही होता। तो ये ऑप्शन 2
इस प्रश्न का सही उत्तर है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसका आत्मविश्लेषण कीजिए इस प्रश्न के बारे में। कोई शंका हो तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो ये पर्सनालिटी से संबंधित। आप वीडियो को पूरा देखें, और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। 8वां प्रश्न देखें, व्यक्तित्व के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? देखिए, चारों कथन आपके सामने हैं। पहला कथन है, व्यक्तित्व मानसिक एवं शारीरिक गुणों का संगठन है। दूसरा, व्यक्तित्व एक गत्यात्मक संगठन है। तीसरा, व्यक्तित्व शब्द अंग्रेजी के पर्सोना शब्द से बना है। और चौथा है कि वातावरण के साथ समायोजन करना व्यक्तित्व की एक विशेषता है। 4 कथन आपके सामने हैं, एक कथन असत्य है। विचार कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब है। ये कथन असत्य है, शेष तीनों सत्य हैं। ये असत्य क्यों है, इस पर विचार कीजिए। क्योंकि व्यक्तित्व शब्द अंग्रेजी के पर्सोना शब्द से नहीं बल्कि अंग्रेजी के पर्सनैलिटी शब्द से बना है, और वो अंग्रेजी का पर्सनैलिटी शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना है, इसलिए ये कथन गलत है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। हर्मन रोरशॉ परीक्षण का निर्माण कब हुआ? यह भी व्यक्तित्व मापन की एक प्रक्षेपी विधि है। हर्मन रोरशॉ नामक विद्वान ने इस परीक्षण का निर्माण किया है। तो प्रश्न है, कब किया? 1920, 1925, 1921 या 1915? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, 1921 में हर्मन रोरशॉ ने ये इस परीक्षण का निर्माण किया, जिसमें 10 कार्ड होते हैं। कितने कार्ड होते हैं साथियों? 10 कार्ड होते हैं इसमें। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। वातावरण के साथ सामान्य एवं स्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व है, यह परिभाषा किसकी है? वातावरण के साथ सामान्य एवं स्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व है। गिलफोर्ड की, बोरिंग की, वैलेंटाइन की या गेट्स की? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, बोरिंग की। वातावरण के साथ सामान्य एवं स्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व है, यह महत्वपूर्ण परिभाषा बोरिंग ने दी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति की विशेषता नहीं है। ध्यान से सुने, विशेषता नहीं है। पहला ऑप्शन, संदेही, शंकालु स्वभाव तथा एकांत प्रिय होते हैं। दूसरों के साथ हंसी मजाक में भाग लेना पसंद नहीं करते हैं। सामाजिकता में रुचि रखते हैं। और चौथा है, अल्पभाषी होते हैं। विचार करके बताइए कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति की विशेषता नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, सामाजिकता में रुचि। ये विशेषता अंतर्मुखी लोगों की नहीं होती, वो असामाजिक होते हैं, एकांत प्रिय होते हैं। बाकी तीनों विशेषताएं सही हैं। प्रश्न नंबर 12 की तरफ चलते हैं। व्यक्तित्व मापन की प्रश्नावली विधि का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था? व्यक्तित्व मापन की प्रश्नावली विधि कैटल ने, वुडवर्थ ने, टाइडमैन ने या टिचनर? तो प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, व्यक्तित्व मापन की प्रश्नावली विधि का निर्माण सर्वप्रथम वुडवर्थ ने किया था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट। ध्यान से देखिए, ये भी बड़ा प्रश्न है। सिगमंड फ्राइड द्वारा प्रतिपादित
मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ध्यान से सुनिए चारों कथन। पहला है, इन्होंने मन की 3 दशाएं बताई हैं। दूसरा, चेतन मन कुल भाग का 9/10 होता है। तीसरा, अचेतन मन में दुखद बातों तथा अतृप्त इच्छाओं का भंडार होता है। और चौथा है, इन्होंने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व 3 घटक कौन कौन से? इदम, अहम और परा अहम से मिलकर बनता है। आपको बताना है इन तीनों कथनों में मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। उत्तर बताने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 13 का उत्तर है, साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन 2 सही उत्तर है। कैसे? देखिए, इन्होंने मन की 3 दिशाएं बताई, सही है। अचेतन मन में दुखद बातों तथा अतृप्त इच्छाओं का भंडार होता है, बात सही है। और प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व 3 घटकों से मिलकर बनता है, जो इदम, अहम और परा अहम से मिलकर बनता है। तो नंबर 2 जो कथन है, चेतन मन कुल भाग का 9/10 नहीं बल्कि 1/10 होता है, और जो अचेतन मन होता है वो 9/10 होता है। इसलिए ऑप्शन 2 असत्य कथन है, इसलिए ये इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आगे चलिए, प्रश्न नंबर 14, लिबिडो शब्द का प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया है? ऑलपोर्ट, फ्राइड, जुंग या स्पेंसर? प्रश्न नंबर 14 महत्वपूर्ण है। लिबिडो शब्द का प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, फ्राइड ने। बालकों में जो काम प्रवृत्ति की भावना होती है उसको उसने लिबिडो नाम दिया है, और ये फ्राइड ने किया है। प्रश्न नंबर 15 देखिए, जुंग द्वारा व्यक्तित्व के जो 3 भाग किए गए हैं, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी नाम से, ये व्यक्तित्व विभाजन उन्होंने अपनी किस पुस्तक में किया है? ऑप्शन है साइकोलॉजी टाइप, दूसरा बिहेवियरिज्म, तीसरा टाइप्स और मैन, या उपरोक्त में कोई नहीं। जुंग द्वारा प्रतिपादित किस पुस्तक में व्यक्तित्व का विभाजन किया गया है? तो प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर है ऑप्शन 3, टाइप्स ऑफ मैन में ये विभाजन किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। प्रश्न नंबर 16 की तरफ चलते हैं। आरबी केटल के अनुसार व्यक्ति का व्यक्तित्व कितने शील गुणों से संगठित होकर बनता है? कितने शील गुण एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में होते हैं? ऑप्शन 1 है 10 गुण, दूसरा 14 गुण, तीसरा 18 गुण, या चौथा ऑप्शन है 16 गुण। प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। केटल के अनुसार व्यक्ति का व्यक्तित्व कितने शील गुणों से संगठित होकर बनता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, व्यक्ति का व्यक्तित्व 16 शील गुणों से मिलकर बनता है। 17वां प्रश्न चलते हैं। बहिर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता है। पहला, ये लोग अत्यंत सामाजिक होते हैं, आशावादी व क्रियाशील होते हैं, मित्र बनाने में कुशल होते हैं, उपयुक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, उपयुक्त सभी लक्षण बहिर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता है। ये अत्यंत सामाजिक भी होते हैं, आशावादी व क्रियाशील भी होते हैं, और मित्र बनाने में भी कुशल होते हैं। 18वां प्रश्न देखें। व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि के संबंध में कौन सा कथन असत्य है?
हम जानते हैं कि व्यक्तित्व मापन की विधियाँ 2-3 भागों में बांटा उनको, एकनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ और प्रक्षेपी विधि। तो प्रक्षेपी विधि के संबंध में ये कौन सा कथन असत्य है, ध्यान से सुने। ये व्यक्ति के विचारों, संवेगों, अनुभवों एवं भावनाओं आदि का अप्रत्यक्ष रूप से अध्ययन करती हैं। ये प्रविधियाँ व्यक्ति के चेतन एवं अचेतन, सॉरी यहाँ पर ए लिखना भूल गए, तो अचेतन पहलुओं का मापन भी करती हैं। तीसरा है, ये व्यक्ति के आंतरिक विचारों को प्रकट नहीं करती हैं। और चौथा है, इनके प्रयोग के समय परीक्षक एवं परीक्षार्थी के मध्य उचित सामंजस्य होना आवश्यक है। प्रक्षेपी विधियों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है ये बताना है आपको। ये 4 कथन आपके सामने हैं। प्रश्न नंबर 18 है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। ये व्यक्ति के आंतरिक विचारों को प्रकट नहीं करती हैं, ये कथन गलत है। प्रक्षेपी विधियां व्यक्ति के आंतरिक विचारों को प्रकट करती हैं। यदि यहाँ पर करती हैं शब्द होता तो कुछ और बात होती, लेकिन प्रकट नहीं करती हैं ये लिखा हुआ है, तो ये असत्य कथन है। इसलिए प्रश्न नंबर 18 का उत्तर होगा ऑप्शन 3। 19वां देखें। शेल्डर ने शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व को निम्न भागों में बांटा है। कौन से निम्न भागों में? ऑप्शन 1 गोलाकार, ऑप्शन 2 आयताकार, ऑप्शन 3 गोलाकार और आयताकार, और ऑप्शन 4 है गोलाकार, आयताकार और लंबाकार। शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व को कौन से 3 भागों में बांटा है शेल्डर ने? बताने का प्रयास करें। तो प्रश्न नंबर 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। 3 भागों में बांटा है शारीरिक संरचना के आधार पर, गोलाकार, आयताकार और लंबाकार। 20वां प्रश्न देखें। खेलकूद व शारीरिक कार्यों में कुशल व्यक्ति होते हैं मूर्त बुद्धि वाले, अमूर्त बुद्धि वाले, सामाजिक बुद्धि वाले या उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा जो खेलकूद व शारीरिक कार्यों में कुशल होते हैं ऐसे व्यक्ति मूर्त बुद्धि वाले होते हैं। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन 1। तो साथियों, व्यक्तित्व, अर्थ, प्रकार और मापन के आज के टॉपिक में ये 20 महत्वपूर्ण प्रश्न मैं सोचता हूँ निश्चित रूप से आगामी रीट परीक्षा में आपके लिए उपयोगी होंगे। आप इन प्रश्नों को अच्छे से याद करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं और हमारे चैनल के अन्य वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के जो प्लेलिस्ट की जो लिंक है उस पर जाकर अन्य वीडियो भी देखें। साथ ही आप हमारी पथ सफलता चैनल के हमारे जो सितारे हैं उनसे इस वीडियो के माध्यम से मिलिए। देखिए छोटा सा वीडियो। धन्यवाद।